वेलकम स्टूडेंट्स। कक्षा 12 के लिए पिछली क्लास में हमने जो मॉडल पेपर शुरू किया था उसके बारे में हम आगे बात करेंगे कि बोर्ड हमसे किस तरह के पैटर्न पर क्वेश्चंस पूछेगा। तो पिछली क्लास में हम 2-3 प्रश्नों के बारे में चर्चा कर चुके थे जो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं उनमें से। वापस से एक बार उन क्वेश्चंस को हम देखते हैं और आगे के प्रश्नों को हल करते हैं। तो नवनिश्चयवाद की संकल्पना का प्रतिपादन किसने किया, ये आपके पहला प्रश्न है और इस प्रश्न का सही जो आंसर है नवनिश्चयवाद का वो है आपके ग्रिफिथ टेलर। आपको मालूम होना चाहिए कि ग्रिफिथ टेलर ने नवनिश्चयवाद दिया था, रेडजेल ने निश्चयवाद दिया था और आपके पॉल बिडाल डी ला ब्लास जो थे इन्होंने दिया था कौन सा, संभववाद। तो सही आंसर होगा आपका ग्रिफिथ टेलर। क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। निम्न में से कौन सी संख्या जनसंख्या के कार्यशील आयु वर्ग को दर्शाती है। तो कार्यशील आयु वर्ग के अंदर जो जनसंख्या वर्ग है वो कौन सा है, 15 से 59 वर्ष तक का है, क्योंकि जो 60 वर्ष से अधिक के हैं उनको तो कहा जाता है क्या, वृद्ध, और जो कम के हैं वो क्या हैं, बच्चे हैं। तो 15 से 59 वर्ष की जो जनसंख्या है उसे कार्यशील जनसंख्या के रूप में मापा जाता है। जिस देश में कार्यशील जनसंख्या अधिक होगी उसका विकास का स्तर सामान्यतः अच्छा होगा, क्योंकि कार्यशील जनसंख्या वहाँ की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाने में महत्वपूर्ण योगदान देती है। जबकि जो बच्चे और वृद्ध हैं, मतलब 15 से कम और 60 साल से ऊपर वाले हैं, वो क्या है, आश्रित जनसंख्या होती है। ये तो है कार्यशील जनसंख्या, और अगर हम कहें तो 0 से 15 और 59 से अधिक वाले जो हैं ये क्या होती है, तो आश्रित जनसंख्या होती है। तो कार्यशील जनसंख्या काम करती है, आश्रित जनसंख्या उस कार्यशील जनसंख्या पर आश्रित रहती है। तो कार्यशील जनसंख्या का किसी भी देश में होना महत्वपूर्ण चीज़ है। प्रश्न नंबर 3 पर आते हैं। मानव विकास की अवधारणा निम्न में से किस विद्वान की देन है। तो इसका आंसर होगा डॉक्टर महबूबुल हक। डॉक्टर महबूबुल हक ने मानव विकास की इस अवधारणा का प्रतिपादन किया था। प्रश्न नंबर 4 पर जाएं। निम्न में से कौन सी एक तृतीयक क्रियाकलाप है। तो देखिए, आपको मालूम होना चाहिए कि क्रियाकलापों को 4 या 5 वर्गों में बांटा जाता है, जिनमें से प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थ, पंचम, इस तरह से इनको कहा जाता है। प्राथमिक के अंदर वे सभी चीज़ें आती हैं जो प्रत्यक्ष रूप से प्राकृतिक संसाधनों से जुड़ी हुई हैं। द्वितीयक के अंदर निर्माण, विनिर्माण, खाद्य प्रसंस्करण, ये 3 प्रकार की चीज़ें आती हैं। तृतीयक, चतुर्थ और पंचम जो होते हैं वो होते हैं क्या, सेवा के क्षेत्र। क्या, सेवा। एक ऐसा काम करते हैं जिसमें कोई उत्पादन, प्रत्यक्ष उत्पादन नहीं होता, प्रत्यक्ष उत्पादन नहीं होता। किसमें, सेवा में। मतलब आपको कुछ बनता हुआ दिखाई नहीं देता, लेकिन फिर भी उससे आय की प्राप्ति होती है उस काम को करने वाले व्यक्ति को। तो देखिए, कृषि है वो प्राथमिक व्यवसाय के अंदर आता है क्योंकि सीधा प्राकृतिक संसाधनों से जुड़ा है। आखेट है, ये भी प्राकृतिक संसाधन से जुड़ा हुआ है। बुनाई, हाथों से किया जाने वाला जो काम है ये भी क्या है, व्यापार जो है वो एक प्रकार की क्या है, सेवा है। व्यापार में कोई वस्तु है उसको खरीदा और बेचा जाता है, कोई प्रत्यक्ष उत्पादन नहीं होता। तो इसका आंसर रहेगा व्यापार। तृतीय क्रियाकलाप है इनमें से व्यापार। अगला प्रश्न है, वोल्गा जलमार्ग एक नदी है यूरोप की, इसका नाम है वोल्गा। और वोल्गा नदी कहाँ की है, तो प्रमुख रूप से ये जलमार्ग है कहाँ पर, रूस में। वोल्गा जलमार्ग कहाँ पर है, रूस में। जर्मनी के लिए और हमारी बुक के अंदर एक नाम आता है, तो वो जलमार्ग है राइन। आप याद रखें दोनों के बारे में। राइन नदी जो है वो जर्मनी की प्रमुख नदियों में से है। तो वोल्गा तो रूस के लिए और जर्मनी के लिए कौन सा है, राइन है। जब हम भारत के बारे में बात करते हैं जलमार्गों की, तो राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 को आप विशेष तौर पर याद रखें, जो कहाँ पर है, इलाहाबाद। इलाहाबाद का अभी नाम चेंज हो गया है, तो इसको लिखते हैं अपन क्या, प्रयागराज। तो प्रयागराज से या इलाहाबाद से और हल्दिया तक, इलाहाबाद से हल्दिया तक लगभग 1620 किलोमीटर की लंबाई में गंगा नदी में, कौन सी नदी, गंगा नदी में भारत का राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 है। तो आपसे प्रश्न किया जाए तो भारत का राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 कौन सा है, तो इलाहाबाद से हल्दिया, इलाहाबाद हल्दिया जलमार्ग। उसकी लंबाई कितनी है, तो 1620 किलोमीटर। और कौन सी नदी में ये है, तो ये है कहाँ पर, गंगा नदी के अंदर। अगले प्रश्न पर जाते हैं। मानव विकास सूचकांक में भारत के निम्न राज्यों में से किस एक की कोटि न्यूनतम है। देखिए, वैसे तो यूएनडीपी जो है
वो विश्व के देशों के लिए प्रतिवर्ष मानव विकास सूचकांक जारी करता है। यूएनडीपी की तर्ज पर ही भारत में पहले जो योजना आयोग था, अभी योजना आयोग नहीं है, योजना आयोग की जगह सरकार ने नीति आयोग का गठन किया है। लेकिन जब योजना आयोग था तो उस समय लगभग 2007 के आसपास की बात है, भारत में अंतिम बार मानव विकास सूचकांक राज्यों के लिए जारी किया गया था। तो उसी समय की ये बात है। तो उस समय मानव विकास सूचकांक में जो सबसे पिछड़े हुए राज्य थे उनमें से एक था छत्तीसगढ़, क्योंकि छत्तीसगढ़ की जो मानव विकास सूचकांक है ना, ये निकाला जाता है किसके ऊपर? साक्षरता के ऊपर, प्रति व्यक्ति आय के ऊपर और जीवन प्रत्याशा के ऊपर। जीवन प्रत्याशा जो होता है वो स्वास्थ्य का सूचक होता है, प्रति व्यक्ति आय आर्थिक सूचक होती है और साक्षरता शिक्षा का सूचक होता है, सामाजिक स्थिति का सूचक होता है। तो इसमें छत्तीसगढ़, इन चारों राज्यों में से छत्तीसगढ़ सबसे पिछड़ा हुआ राज्य है। तो इसका आंसर आपके क्या हो जाएगा? छत्तीसगढ़ हो जाएगा। आगे जाते हैं। भारतीय राष्ट्रीय जल नीति कब लागू की गई? भारतीय राष्ट्रीय जल नीति कब लागू की गई? और इनमें से इसका आंसर होगा 2002 में। भारत में राष्ट्रीय जल नीति कब से लागू हुई है? तो वर्ष 2002 से हुई है। राष्ट्रीय जल नीति की विशेषताएं, राष्ट्रीय जल नीति की विशेषताएं, ये एक अच्छा प्रश्न है आपके पेपर के लिए। तो इस प्रश्न को आप इस किताब का जो चैप्टर है राष्ट्रीय जल नीति वाला, वहाँ से जरूर याद करें। राष्ट्रीय जल नीति की कोई 4 विशेषताएं बताइए, 3 विशेषताएं बताइए। इस तरह का एक अच्छा प्रश्न आपके वार्षिक परीक्षा के लिए बनता है, जिसको आप याद करें। अगला प्रश्न है, राउरकेला इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया था? देखिए नाम आया है किसका? राउरकेला का। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो है जर्मनी। राउरकेला इस्पात संयंत्र किसकी सहायता से? जर्मनी की सहायता से स्थापित किया गया था। देखिए भारत में स्वतंत्रता के बाद में जो दूसरी पंचवर्षीय योजना आई 1956 से 1961 के बीच में, 1956 से 1961 के बीच में जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना आई, उसमें द्वितीय पंचवर्षीय योजना, उस योजना के अंदर भारत में भिलाई, दुर्गापुर और राउरकेला, ये 3 लोहा इस्पात संयंत्र स्थापित किए गए थे। एक भिलाई, दूसरा दुर्गापुर, तीसरा राउरकेला। तो हमसे पेपर में पूछा क्या जाता है कि ये कहाँ स्थापित किए गए, पहली बात। दूसरी बात, किस देश की सहायता से स्थापित किए गए। तो इसको अच्छे से याद रखना है हमें। यहाँ ऑब्जेक्टिव में तो एक प्रश्न आया है, लेकिन हमें तीनों याद करने हैं। तो देखिए भिलाई जो है वो स्थापित किया गया था रूस की सहायता से। किसकी सहायता से? रूस की सहायता से। दुर्गापुर ब्रिटेन की सहायता से, दुर्गापुर ब्रिटेन की सहायता से, और राउरकेला जर्मनी की सहायता से स्थापित किया गया था। देखिए जो भिलाई है वो आपके छत्तीसगढ़ में है, इसे भी आप याद रखें। भिलाई कहाँ स्थापित किया गया? छत्तीसगढ़ में। दुर्गापुर जो है वो पश्चिम बंगाल में, दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में, और राउरकेला जो है वो उड़ीसा में स्थापित किया गया, राउरकेला उड़ीसा में। तो आप ये याद रखें थोड़ा सा। भारत में द्वितीय पंचवर्षीय योजना में जो लोहा इस्पात के 3 कारखाने स्थापित किए गए, उनमें भिलाई, दुर्गापुर और राउरकेला हैं। भिलाई रूस की सहायता से छत्तीसगढ़ में, दुर्गापुर ब्रिटेन की सहायता से पश्चिम बंगाल में, और राउरकेला जर्मनी की सहायता से कहाँ पर? उड़ीसा में स्थापित किया गया था। आगे जाते हैं अगले प्रश्न के लिए। प्रश्न है आपके, इंदिरा गांधी नहर परियोजना कब प्रारंभ हुई? तो इसका तो सही आंसर होगा वो क्या होगा? 1958। पश्चिमी राजस्थान की जीवन रेखा है ये इंदिरा गांधी नहर। सतलज और ब्यास नदियों के संगम पर से इसको निकाला गया है, और इसके बारे में निबंधात्मक प्रश्न जो है वो भी अच्छा आपकी परीक्षा के लिए बनता है, तो उसे भी आप अच्छे से पढ़ेंगे। बाकी इंदिरा गांधी नहर परियोजना प्रारंभ कब से हुई? तो 1958 से हुई। तो इस तरह से ऑब्जेक्टिव टाइप के कुल 9 प्रश्न, ऑब्जेक्टिव टाइप के कुल 9 प्रश्न यहां पर आपने देखे। उसके बाद में हमारे पेपर में 4 प्रश्न जो आने वाले हैं वो आने वाले हैं रिक्त स्थान के। 1, 2, 3 और 4। हमारे वार्षिक परीक्षा में 4 रिक्त स्थान के प्रश्न आएंगे। यहाँ क्या प्रश्न है देखिए, जनसंख्या वृद्धि को खाली स्थान या रिक्त स्थान में व्यक्त किया जाता है। तो जनसंख्या वृद्धि को हम किस में देखते हैं? प्रतिशत में। तो यहाँ पर उत्तर क्या होगा? प्रतिशत। यहाँ उत्तर क्या होगा? प्रतिशत। जनसंख्या वृद्धि को प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है। थोड़ी सी देर के लिए जनसंख्या के बारे में समझें। जनसंख्या क्या होती है?
किसी क्षेत्र विशेष में, किसी क्षेत्र विशेष में, विशेष समयावधि में विशेष समयावधि में निवास करने वाले लोगों की संख्या, निवास करने वाले लोगों की संख्या, निवास करने वाले लोगों की संख्या को क्या कहते हैं? जनसंख्या कहते हैं। एक क्षेत्र विशेष होना चाहिए, एक अवधि विशेष। क्षेत्र विशेष का मतलब तो स्थान, जैसे कि भारत की जनसंख्या, राजस्थान की जनसंख्या, चित्तौड़गढ़ की जनसंख्या, करौली की जनसंख्या, उस तरह से कोई स्थान, एक क्षेत्र विशेष। एक समयावधि, ऐसे नहीं कि कभी के लिए भी पूछेंगे तो कैसे कि 1911 की, 1921 की, 2001 की, 2011 की, 2021 की, इस तरीके से। तो एक क्या हो गई? समयावधि। तो एक तो स्थान होगा और एक समय होगा। जैसे भारत की जनसंख्या वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार इतनी है, तो भारत की जनसंख्या मतलब स्थान हो गया भारत, और वर्ष 1900 या जो भी 2011, 2021, तो वो हो गया आपका समयावधि। ठीक है, निवास करने वाले लोगों की संख्या आप जानते हैं, तो वो कहलाती है क्या? जनसंख्या। फिर देखिए जनसंख्या वृद्धि क्या होता है, तो ये कि यही सेम परिभाषा रहेगी जनसंख्या वृद्धि के लिए। किसी क्षेत्र विशेष में एक विशेष समयावधि के दौरान निवास करने वाले लोगों की संख्या में होने वाला परिवर्तन, में होने वाला परिवर्तन, केवल इतना सा जुड़ेगा, में होने वाला परिवर्तन। भाई यहां तक अगर देखें, संख्या तक देखें तो जनसंख्या की परिभाषा है, और संख्या के बाद में ये जोड़ दें हम, संख्या में होने वाला परिवर्तन क्या कहलाता है? जनसंख्या वृद्धि कहलाता है। देखिए जनसंख्या वृद्धि जो है ना, वो ऋणात्मक भी हो सकती है और धनात्मक भी। तो ये आप याद रखें, जनसंख्या वृद्धि ऋणात्मक या धनात्मक हो सकती है। तो यहाँ जनसंख्या के बारे में थोड़ी सी बात आई, तो मैंने आपको ये बताया है कि जनसंख्या वृद्धि को प्रतिशत में मापा जाता है। किसी क्षेत्र विशेष में विशेष समयावधि में निवास करने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या कहते हैं, और जनसंख्या में होने वाले परिवर्तन को क्या कहा जाता है? जनसंख्या वृद्धि कहा जाता है, जो कि धनात्मक और ऋणात्मक भी हो सकती है। प्रश्न नंबर 2 की बात करते हैं, ब्लैंक स्पेस में, कि कृषि भूमध्य सागरीय क्षेत्र की विशेषता है। तो देखिए हमने जब मानव भूगोल के सिद्धांत वाली बुक में कृषि के बारे में लगभग शायद 5वां चैप्टर है, तो उसमें पढ़ा है, तो वहाँ कृषि के प्रकार पढ़े हैं। उनमें एक विशेष प्रकार की कृषि का प्रकार है और वह भूमध्य सागरीय कृषि। तो भूमध्य सागरीय कृषि जो है उसकी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या बताई जाती है कि यहां पर खट्टे रसदार फल, खट्टे रसदार फलों की कृषि की जाती है। तो आंसर क्या होगा? खट्टे रसदार फलों की कृषि भूमध्य सागरीय क्षेत्र की प्रमुख विशेषता है। इनमें विशेष करके जैसे अंगूर है, शहतूत है, जैतून है, तो इस प्रकार के जो फल हैं वो यहाँ पर खट्टे रसदार फल, ऑरेंज है तो वो उगाए जाते हैं। तो ये भूमध्य सागरीय कृषि की प्रमुख विशेषता है, खट्टे रसदार फलों की कृषि। ये आपके खाली स्थान के अंदर आएगा। कौन सी क्रिया ग्रामीण बस्तियों की प्रमुख आर्थिक क्रिया है? तो मैंने बताया आपको कि जो प्राथमिक आर्थिक क्रिया होती हैं वो सीधे प्राकृतिक संसाधनों से संबंधित होती हैं, और ग्रामीण बस्तियों की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता होती है। तो यहां पर जो आंसर होगा वो क्या होगा? प्राथमिक। यहां आंसर आएगा प्राथमिक, कि प्राथमिक क्रिया ग्रामीण बस्तियों की प्रमुख आर्थिक क्रिया है। हम ग्राम कहते ही उसको है जहां पर 75% से अधिक जनसंख्या जो है वो क्या करती हो? प्राथमिक कार्य करती हो। अगर प्राथमिक कार्यों में कम जनसंख्या है और गैर प्राथमिक मतलब द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थ, पंचम जो भी कहें उनमें ज़्यादा जनसंख्या है, तो वो फिर ग्रामीण बस्ती ना कह करके उसे क्या कहते हैं? नगरीय बस्ती कहते हैं। अगर किसी जगह की 75% से अधिक जनसंख्या गैर प्राथमिक करती हो तो वो नगर है, और प्राथमिक करती हो तो वो ग्राम है। ये आपको याद रखना है। अगला खाली स्थान प्रश्न नंबर 4, यमुना भारत की सर्वाधिक प्रदूषित, यहां प्रश्न में ये पूछा है कि ये नदी है कि नहर है कि तालाब है, क्या है? तो हम सब जानते हैं यमुना के बारे में। यमुना भारत की सबसे प्रदूषित नदी है। यमुना भारत की सबसे ज़्यादा प्रदूषित नदी है। तो देखिए एवं वाले जो ऑब्जेक्टिव हैं वो 9 क्वेश्चन हो गए, 4 क्वेश्चन हो गए आपके खाली स्थान वाले। फिर उसके बाद में आते हैं आपके क्वेश्चन एक एक शब्द वाले, एक एक लाइन वाले, इस तरह के जो 4 प्रश्न हैं। उनमें सबसे पहले है
किन्हीं दो बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं के नाम बताइए। दो बहुउद्देशीय जो एक से ज़्यादा उद्देश्य के लिए स्थापित की गई हो। तो भारत की सबसे पहली परियोजनाओं में से एक है दामोदर घाटी परियोजना। तो उत्तर लिखेंगे हम दामोदर नदी घाटी परियोजना। और दूसरा लिख देंगे, इसमें हम मान लीजिए भाखड़ा नांगल लिख दें, हीराकुंड लिख दें। भाखड़ा नांगल, हीराकुंड, ऐसे भारत की जितनी भी बहुउद्देशीय परियोजनाएं उनमें से सबके नाम में से कोई भी दो नाम आप लिख सकते हैं। ये भारत की बड़ी परियोजनाओं में से हैं, ये भारत की पहली परियोजनाओं में से है दामोदर नदी घाटी परियोजना। तो इस तरह से इनके नाम हम लिख सकते हैं। तो ये प्रश्न नंबर 1 हुआ। प्रश्न नंबर 2, वायु प्रदूषण होने के प्रमुख कारण क्या हैं? तो एक तो होता है वायु प्रदूषण का प्रमुख कारण क्या? धुआं। क्या होता है प्रमुख कारण वायु प्रदूषण का? धुआं। ये जो धुआं है वो कहाँ से, या तो उद्योगों से निकलता है और या फिर विशेष रूप से वाहनों से निकलता है। तो 2 पॉइंट बनने को तो यही बन जाते हैं कि विभिन्न औद्योगिक क्रियाओं के द्वारा निकला हुआ धुआं और वाहनों से निकलने वाला धुआं। एक जैसे हम कृषि करते हैं तो कृषि में क्या करते हैं हम कि रसायनों का छिड़काव करते हैं। तो कृषि में रसायनों का छिड़काव, जब हम छिड़काव करते हैं तो कुछ रसायन जो है वो वातावरण में जाते हैं और कुछ हमारी फसल के ऊपर जाते हैं। तो जो वातावरण में जाते हैं वो वायु को प्रदूषित करते हैं। और भी कई सारे कारण हैं, हमसे यहाँ 2 पूछे गए हैं तो 2 में हम, हालांकि ये वाला जो कारण है वो बहुत बड़ा कारण नहीं है, लेकिन फिर भी हाँ कारण तो है। तो एक कारण हम इनमें से लिख दें और एक कारण ये लिख दें, तो इस तरह से 2 हो जाएंगे। चाहे तो आप धुएं के ही दोनों लिख सकते हैं कि वाहनों से निकला हुआ धुआं और विभिन्न औद्योगिक क्रियाओं से निकला हुआ धुआं, तो भी आपका आंसर राइट रहेगा। प्रश्न नंबर 3, मानव का प्रकृतिकरण। मानव का प्रकृतिकरण से क्या आशय है? तो देखिए हमारी मानव भूगोल के सिद्धांत वाली जो पहली किताब है उसमें 3 विचारधाराएं दे रखी हैं, नियतिवाद, संभववाद और नवनिश्चयवाद। तो वहां पर जो नियतिवाद और संभववाद हैं उनको ये नाम दिए गए हैं। नियतिवाद को तो कहा गया है मानव का प्रकृतिकरण। मानव का प्रकृतिकरण किसे कहा गया है? नियतिवाद। और एक है प्रकृति का मानवीकरण। प्रकृति का मानवीकरण। तो यहां देखो आश्रितता की बात है। मानव का प्रकृतिकरण मतलब मनुष्य आश्रित है प्रकृति पर। तो ये मनुष्य की आदिम अवस्था से संबंधित है। मनुष्य की आदिम अवस्था कौन सी? जब मानव प्रौद्योगिकी विहीन था और अपनी सभी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वो प्रत्यक्ष रूप से प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर करता था। अब जब वो प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर करता था तो मनुष्य एक तरह से कहें हम कि प्रकृति का दास था। इसकी पंचलाइन है इस विचारधारा की कि मानव प्रकृति का दास था, क्योंकि वो अपनी सारी जरूरतों को पूरा करने के लिए किस पर निर्भर करता था? प्रकृति पर निर्भर करता था। तो मानव प्रकृति का दास था। दास था इसलिए वो प्रकृति की पूजा करता था, प्रकृति का आदर सम्मान करता था, प्रकृति से डरता था। प्रकृति को माता प्रकृति के मनुष्य के द्वारा कहा जाता था। और इसीलिए जब मनुष्य प्रकृति पर निर्भर था तो उसने अपने आप को किसके अनुसार ढाल लिया? प्रकृति के अनुसार ढाल लिया। करण से मतलब ढालना। तो मानव किसके अनुसार ढल गया? प्रकृति के अनुसार, और प्रकृति के निर्देशों से ही वो अपने सारे क्रियाकलाप करता था। तो मानव का प्रकृतिकरण जो विचारधारा है वो प्रमुख रूप से मनुष्य के प्रकृति के अनुसार ढलने वाली विचारधारा है, जिसमें मनुष्य प्रकृति का दास है क्योंकि वो अपनी सभी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्रत्यक्ष रूप से प्रकृति पर निर्भर करता है। इसी वजह से प्रकृति से डरता है, उसकी पूजा करता है, उसका आदर सम्मान करता है। और इसी विचारधारा को या इसी घटनाक्रम को, मानव और पर्यावरण के इसी प्रकार के संबंध को फ्रेडरिक एडजल ने नाम दिया था क्या? नियतिवाद या निश्चयवाद। तो ये हुई आपकी विचारधारा कौन सी? मानव का प्रकृतिकरण की। प्रकृति का जो मानवीकरण है इसको हम संभववाद कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं हम? संभववाद। इसमें क्या है कि मनुष्य ने अपने क्रियाकलापों की छाप छोड़ी किस पर? प्रकृति पर। मनुष्य ने अपने क्रियाकलापों की छाप किस पर छोड़ी? प्रकृति पर। प्रकृति को अपने अनुसार परिवर्तित करने का प्रयास किया। तो ये क्या हुआ? प्रकृति का मानवीकरण। कि मानवीय क्रियाओं की छाप प्रकृति पर पड़ने लगी या पड़ी। और संभववाद कहता है कि ये प्रकृति जो है वो मनुष्य को अवसर या संभावनाएं देती है और मनुष्य अपनी जरूरतों के अनुसार उन अवसरों का, उन संभावनाओं का उपयोग करता है। तो ये बात हुई किसकी? प्रकृति के मानवीकरण की, संभववाद की। और संभववाद का जनक कौन है? तो पॉल बिडाल डी लाब्लाश, जो फ्रांस के विद्वान थे, वो इसके जनक हैं। छोटे प्रश्नों में हमारा प्रश्न नंबर 4, कोलखोज कृषि क्या है? तो रूस में, कहां पर? रूस में जो सामूहिक कृषि है, सामूहिक कृषि, इस सामूहिक कृषि का ही नाम है क्या? कोलखोज कृषि। देखो परीक्षा के दृष्टि से एक तो सामूहिक कृषि और एक सहकारी कृषि, ये ऑब्जेक्टिव वाले में, ब्लैंक स्पेस वाले में
या छोटे प्रश्न में महत्वपूर्ण हैं। सामूहिक कृषि के बारे में यही प्रश्न है कि कोल खोज या कई बार ये काल खोज भी आता है। क्या आएगा? काल खोज। तो एक ही बात है, तो आपका आंसर होना चाहिए कि रूस में सामूहिक कृषि को काल खोज या कोल खोज कृषि के नाम से जाना जाता है। और एक सहकारी कृषि के बारे में आता है कि इसको सबसे ज़्यादा सफलता जो है वो कहाँ मिली है, तो वो मिली है आपके डेनमार्क में। कहाँ पर? डेनमार्क में। तो यहाँ पर हर किसान जो है वो एक सहकारी समिति का सदस्य है। तो इस तरह से ये दो प्रश्न थोड़ा याद रखें। सामूहिक कृषि को कोल खोज कहा जाता है रूस में, और सहकारी कृषि को सर्वाधिक सफलता जो मिली है वो कहाँ पर मिली है? डेनमार्क में मिली है। इस तरह से यहाँ हम देखें अगर, तो हमारा एक पोर्शन पूरा हो जाता है जो एक एक नंबर के प्रश्न आने हैं उनका। मैं आपको वापस रिपीट करता हूँ कि जो एवं वाले क्वेश्चन हैं वो तो आएंगे 9, 4 प्रश्न आएंगे ब्लैंक स्पेस के, खाली स्थान के, और 4 ही प्रश्न आएंगे आपको अति लघुत्तरात्मक टाइप के। तो टोटल ये 17 प्रश्न और 17 ही नंबर, ये आपके लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। अगर आप इनको अच्छे से करते हैं पेपर में तो ये आपको अच्छा अंक दिलवाएंगे। आगे के जो प्रश्न हैं, अब चूंकि लघुत्तरात्मक और निबंधात्मक प्रश्न है तो इनको सबको यहाँ इस तरह से एक ही क्लास में नहीं कराया जा सकता। तो धीरे धीरे आगे जब हम चैप्टर्स में पढ़ेंगे तो उन चैप्टर्स के अंदर ये प्रश्न आएंगे और इनके बारे में अध्ययन हम धीरे धीरे करते हुए जाएंगे। आप किताब का सतत अध्ययन करें इन प्रश्नों के हिसाब से, ब्लूप्रिंट के हिसाब से। अभी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने ब्लूप्रिंट में वापस कुछ परिवर्तन किया है और उसे शुद्धिकृत किया है, सही किया है। तो उसके अकॉर्डिंग अपने चैप्टर्स को पढ़ते जाएं, अपनी तैयारी को जारी रखें। मार्च में चूँकि हम सब जानते हैं कि परीक्षाएं होने वाली हैं, तो उसके हिसाब से ही हम हमारी तैयारी करते रहें। कॉपी में लिखने की प्रैक्टिस हमारी अवश्य रहनी चाहिए। हालांकि वो समय नहीं है जब हम कॉपी में लिख करके याद करें, लेकिन कॉपी में किस तरह से प्रश्नों के उत्तर लिखे जाएं, ये एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। मैं आपको पिछले वीडियो में बता भी चुका हूँ कि आप कॉपी में किस तरह से इन प्रश्नों को करें। विशेष रूप से जिस प्रश्न के एक से ज़्यादा पार्ट हैं वो सारे के सारे पार्ट एक ही जगह पर होने चाहिए, ये ध्यान रखने की बात है। आगे हम आपके जो महत्वपूर्ण प्रश्न रहेंगे उनके बारे में हर चैप्टर वाइज पढ़ते रहेंगे, और उम्मीद है कि आपको अच्छा स्कोर अपनी परीक्षा में प्राप्त होगा। तो आप देखते रहिए। धन्यवाद।